Hello guys, how are you all? So welcome to a new chapter 10 from HC Verma, which is rotational mechanics, and this is the first theoretical lecture in this regard. हम इस लेक्चर में गाइज बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से। तो आप बड़े ही ध्यान से थियोरेटिकल लेक्चर्स पहले समझना इस चैप्टर के, उसके बाद इसमें कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे। पहले इसके थियोरेटिकल लेक्चर्स ही काफी बड़े जाएंगे गाइज, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे पेचीदा कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का चैप्टर है गाइज, बट ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं बहुत ही सिंप्लिसिटी तरीके से एक एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है गाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें आना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले गाइज, ऐसा मुझे लगा, जिसमें कि काफी डाउट होता है बच्चों को, वो है व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या है? हमेशा इस चैप्टर में आपको रिजिड बॉडी नामक शब्द सुनने को मिलेगा। तो ये रिजिड बॉडी एक्चुअली क्या है? तो आइडियली रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विद अ परफेक्टली डेफिनिट एंड अनचेंजिंग शेप। ऐसा बॉडी है हमारे पास, रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी होता है। दिस इज एन आइडियल बॉडी, ठीक है। आइडियली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये कोई रियल बॉडी नहीं होता है, आइडियल बॉडी है जिसकी एक परफेक्ट डेफिनिट एंड अनचेंजिंग शेप है। एक परफेक्ट शेप, अगर ऐसा शेप है, कोई भी दो पॉइंट इस बॉडी पे अगर आप लोगे, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो आप लोगे वो हमेशा फिक्स होगी। चाहे ये बॉडी के किसी भी मोशन में रहे, किसी भी स्टेट में रहे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही फिक्स रहनी है। दैट इज मेंट टू बी व्हाट? परफेक्टली डेफिनिट और अनचेंजिंग शेप है। द डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। और ये बात आइडियली क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि अगर आप कोई भी रियल बॉडी लोगे तो ऑब्वियसली रियल बॉडी डिफॉर्म करती है। अगर डिफॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली कोई भी दो पार्टिकल्स उस बॉडी के लोगे, आर्बिट्रेरली कोई भी दो पार्टिकल्स, तो उनके बीच की डिस्टेंसेस चेंज होंगी, एंड दैट्स व्हाई ये रियल बॉडी नहीं है। दिस इज व्हाट? एन आइडियल बॉडी। और एक बात और भी आपको जाननी चाहिए यहाँ पे रिजिड बॉडी के बारे में, कि सपोज आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बॉडी पे, एक हमारे पास रियल बॉडी है और एक रिजिड बॉडी है। दिस इज रियल बॉडी एंड दिस इज रिजिड बॉडी। जस्ट सपोज दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग दिस टू बी द रियल बॉडी एंड दिस टू बी द रिजिड बॉडी, ओके। तो रिजिड बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स भी नहीं डिफॉर्म करेगी। ये आपको सोचने वाली बात है यहाँ पे, मतलब ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इस पे फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो रिजिड बॉडी पे तो भी डिफॉर्म नहीं करेगा वो, तो भी P1 P2 के बीच की जो डिस्टेंसेज है वो सेम होनी है। बट यहाँ पे जैसे ही आप फोर्स को एप्लीकेशन कर दोगे रियल बॉडी पे तो ऑब्वियसली वो डिफॉर्म करेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है, आपको ध्यान देनी होगी यहाँ पे भी। बट जब ऐसी बात है यहाँ पे रिजिड बॉडी फोर्स से भी डिफॉर्म नहीं हो रहा, ऐसी कुछ डेफिनेशन है परफेक्टली डेफिनिट अनचेंजिंग शेप, तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि जो भी रियल बॉडी है गाइस, जैसे कि आप व्हील्स ले लो, स्टील बीम्स ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब जिसमें भी हम एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर में, और उसके एनालिसिस करने के दौरान हम ये मानेंगे कि वो रैप नहीं कर रही है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, शेप चेंज नहीं कर रही है, परफेक्टली डेफिनिट है, बेंड या वाइब्रेट नहीं कर रही है, और उसको हम रिजिड मान रहे हैं, तो हम सच्चाई से काफ़ी दूर नहीं है। जब आप आंसर लाओगे, ऐसे सपोज करके, ऐसा एज्यूम करके सॉल्व करोगे, एक आंसर तक पहुँचोगे, तो जो एक्चुअल में आंसर आएगा जब आप रियल बॉडी सपोज करोगे, और जब उस तरीके से अजम्पशन के बाद आंसर आएगा, तो उन दोनों आंसर्स में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलते हैं। तभी हम उसको ऐसा रिजिड बॉडी बोल के सॉल्व करते हैं, ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें और आंसर्स में भी ज़्यादा डेविएशन ना हो सके। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं गाइस, रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। अभी चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ते हैं। दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी हैव। रिजिड बॉडी की कौन से काइंड की मोशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में। रिजिड बॉडी तो जान लिया, अभी हम कैसे काइंड ऑफ मोशन पढ़ेंगे इस रिजिड बॉडी के बारे में इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, दिस इज अ ब्लॉक, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अगर मैं कंसिडर करूँ, दिस इज P1 पॉइंट एंड दिस इज P2 पॉइंट, जस्ट सपोज ऐसा करो। और ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये A पॉइंट से नीचे B पॉइंट पे आ रहा है, इसको C जस्ट कंसिडर कर लो आप। तो ये ब्लॉक जो है ये स्लाइड डाउन कर रहा है विदाउट एनी साइडवाइज मूवमेंट। कोई भी साइडवाइज मूवमेंट नहीं है इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की, जस्ट स्लाइड डाउन कर रहा है फ्रॉम A टू B, ऐसा मैंने एज्यूम किया हुआ है। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एक्चुअली क्या होता है? सबसे पहले तो ये भी एक रिजिड बॉडी है जो मैंने कंसिडर किया है, दिस इज रेक्टेंगुलर रिजिड बॉडी। सो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये है कि जब ये रिजिड बॉडी जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं बल्कि अभी मैं बोलता हूँ कि मोशन कर रहा है फ्रॉम A टू B जब ये स्लाइड कर रहा है फ्रॉम A टू B व्हेन इट इज स्लाइडिंग, तो ये अजम्पशन है कि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, कोई भी दो आर्बिट्रेरी पार्टिकल्स मैंने कंसिडर किया P1 एंड P2, तो उन दोनों की वेलोसिटीज, इसकी वेलोसिटी मान लो V1 है, इसकी वेलोसिटी मान लो V2 है, तो उन दोनों की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन फ्रॉम A टू B सेम ही रहनी है। मतलब एक किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे ये मान लो T इज इक्वल्स टू T इंस्टेंट पे है, T1 इंस्टेंट पे, T इज इक्वल्स टू T2 इंस्टेंट पे कुछ यहाँ पे आएगा ये, तो वहाँ पे ये दोनों पार्टिकल्स की कुछ वेलोसिटी होगी। P1 की वेलोसिटी होगी V1 डैश, P2 की वेलोसिटी होगी V2 डैश, ऐसा होगी। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब आप इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी को देखोगे
तो वो सेम ही रहनी है। T1 पे क्या रहनी है, V1 इज इक्वल्स टू V2 होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ, वेक्टर सेम होगा, डायरेक्शन भी एंड मैग्नीट्यूड भी। सिमिलरली T2 पे भी सेम होगा, V1 डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू V2 डैश वेक्टर होगा, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी पार्टिकल उठाओ इस रिजिड बॉडी से, रेक्टेंगुलर रिजिड बॉडी, और उन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज देखोगे, आप कहीं भी उठा सकते हो, यहाँ 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 आप कॉर्नर्स पे, मिडिल पे, कहीं पे भी उठा सकते हो, तो आपको वेलोसिटी वेक्टर जो है वो सेम ही मिलेगी किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अब अलग अलग इंस्टेंट में कंपेयर करोगे तो डिफरेंट हो सकती है, V1 एंड V1 डैश में भी डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, बट एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर दो अलग अलग पार्टिकल्स की आप वेलोसिटी वेक्टर कंपेयर करोगे तो वो सेम होनी चाहिए, एंड दैट इज, उसको हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। देखो, इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी। ये यहाँ पे डेफिनेशन है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की। अभी जब देखते हैं दूसरे काइंड ऑफ मोशन क्या हो सकता है रिजिड बॉडी का। दूसरा काइंड ऑफ मोशन यहाँ पे हो सकता है इस टाइप का मोशन, जहाँ पे हमने इसको डिपिक्ट करने के लिए एक सिलेंडर लिया है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिजिड सिलेंडर। ये भी रिजिड बॉडी है, तो ये रिजिड सिलेंडर हमने लिया है। अभी ये मेटालिक भी हो सकता है, वुडन भी हो सकता है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये रिजिड है, ये समझ लो। तो एक तो बात इसमें भी तय है, ये जो रिजिड सिलेंडर है वो भी A से B ही मूव कर रहा है, तो A से B स्लाइड कर रहा है, मतलब एक तो मोशन पक्की है हमारे पास, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट तो ये कर ही रहा है, ट्रांसलेट मतलब A to B तो ये मूव कर ही रहा है, नो डाउट। बट अगर आप अभी इस पे पार्टिकल्स देखोगे, सपोज दिस इज पॉइंट P1, दिस इज पॉइंट P2, दिस इज पॉइंट P3, एंड यहाँ पे कोई एक पॉइंट P4 देख लो, दिस इज व्हाट P1, P2, P3, P4, और एक यहाँ पे P5 देख लो, जस्ट सरफेस पे मैं ले आऊँ ऐसे P5। तो ये सब आप पॉइंट्स जब देखोगे और ये ऐसे मोशन कर रहा है, इधर ऐसे नीचे आ रहा है, तो P1 की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, P2 की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, P3 की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, P4 की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, एंड P5 की वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी। तो मतलब ये एक मैं रफली बताया हूँ, एग्जैक्टली थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, आपको वो फ्यूचर में बताऊँगा मैं, बट ऐसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होगी इस केस में, इस काइंड ऑफ मोशन के केस में। जब हम पहला देखे थे तो ट्रांसलेशनल केस में प्योर ट्रांसलेशनल मोशन था वो, तो उसमें क्या था कि सारे ही पार्टिकल्स की किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर सेम हो रही थी। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो P5 है, सबसे पहले तो P5 देखो, अगर दोनों ही कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर जो ये सिलेंडर रखा हुआ है, उन दोनों के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो वहाँ की वेलोसिटी 0 होगी, जो सिलेंडर पे है उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी P5 की। बट P4, P1, P2, P3 इनकी कुछ वेलोसिटीज़ होंगी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये प्योर ट्रांसलेशन का मामला नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग ही मोशन है यहाँ पे। तो ट्रांसलेशन तो है ही बिकॉज A to B जा रहा है बॉडी, बट दूसरा एक कुछ और है ट्रांसलेशन के अलावा, समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम ट्रांसलेशन। तो ये समथिंग एल्स क्या है अपार्ट फ्रॉम ट्रांसलेशन, ये हम अभी समझने की कोशिश करेंगे और भी अच्छे से। वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पे एक रोटेशन है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो इस टाइप के मोशन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम लगभग सारे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं रोटेशन मैकेनिक्स के, कि किसी भी मोशन को आप ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस कंसिडर करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये समथिंग एल्स है, दैट इज रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अभी हम इसके बारे में और भी डीपली स्टडी करेंगे, अभी मैंने पहले ही बता दिया वैसे। सो यहाँ पे आपको ऐसे सोचना होगा। तो यहाँ से बात आती है निकल के वो रोटेशन, जो मैं बोला रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, दो टाइप की रोटेशन हम पढ़ेंगे, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एंड अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो वहाँ से ये बात निकल कर आती है। बट अगर आप रियलिटी में देखोगे तो रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन, तो आपको उसकी एक्सिस को कंस्ट्रेन करना पड़ेगा, एक्सिस को फिक्स करना पड़ेगा। और ऐसा रियल एक एग्जाम्पल अगर आप देखो तो सीलिंग फैन का है। सीलिंग फैन क्या है, उसकी जो एक्सिस होती है वो कंस्ट्रेन होता है और ऐसा मूव करता है वो लाइक दिस। तो ये वाला जो एक्सिस है दिस इज कंस्ट्रेन। तो यहाँ पे बोल सकते हो आप रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो इससे आप यहाँ पे इसको दिमाग में रखते हो आप फर्दर समझ सकते हो मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहा हूँ मैं कि इसकी ट्रांसलेशन को किल कर रहा हूँ। आई एम जस्ट किलिंग द ट्रांसलेशन मोशन। जब फैन, सीलिंग वाला फैन जो आपके रूम में लगे हुए होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आप ट्रांसलेशन को किल कर रहे होते हो बाय फिक्सिंग दी एक्सिस को फिक्स करके। तो यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशन हो जाता है। जस्ट मैं उसी टाइप की मोशन की बात कर रहा हूँ। और ये जिस एक्सिस के अबाउट अभी मूव कर रहा है इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल टर्म लग रहा है बट ये बहुत ही यूजफुल टर्म है, इसको हमेशा याद रखना। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट रोटेशन हो रही है, जो कि फिक्स है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो अबाउट एन एक्सिस आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं रोटेशन के, जैसे कि ये सीलिंग फैन हो गया, पॉटर्स व्हील हो गया, जाइंट व्हील इन अ फेयर हो गया, एक जाइंट व्हील होता है फेयर में जो हम देखते हैं मेले में, मेरी गो राउंड हो गया, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल सकते हैं आपको जिसमें फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होती है।
तो उस चीज़ को समझने के लिए चलो हम इस डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं. That is, in rotation of a rigid body about a fixed axis, every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. ये देखो क्या कह रहा है कि रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, इस फैन को भी मैंने सीलिंग फैन को रिजिड बॉडी माना है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. तो यहाँ पे ये जो जेड एक्सिस आपको दिख रहा है, दिस जेड एक्सिस, इसको मैंने फिक्स्ड माना है, दिस इज फिक्स्ड. और उसके अबाउट ये कोई आर्बिट्रेरी बॉडी है हमारे पास, दिस इज आर्बिट्रेरी रिजिड बॉडी है जो कि मोशन कर रहा है, मतलब घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है. तो फिक्स्ड एक्सिस है ये, उसके अबाउट रोटेशन कर रहा है, ये रिजिड बॉडी है. तो एवरी पार्टिकल जब ये रोटेशन कर रहा है तो एवरी पार्टिकल, यहाँ पे मैंने 3 पार्टिकल लिया है, P1 P2 P3. आप कितने सारे भी कुछ भी पार्टिकल ले लो इस बॉडी के, वो सारे ही पार्टिकल सर्कल में ही रोटेशन कर रही है, बिकॉज एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ही रोटेट कर रही है, दैट्स वाई रिजिड बॉडी जो है. और जो ये सर्कल है, जो ये सर्कल बना रहा है, बेसिकली वो ये जो फिक्स्ड एक्सिस है हमारे, उसके परपेंडिकुलर आप ध्यान से देखो तो जो भी सर्कल बनाएगा, कोई भी पार्टिकल आप ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई भी सर्कल जो बनाएगा वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही है. और उसकी जो सेंटर है वो इस एक्सिस पे ही है, जेड एक्सिस पे ही उसकी सेंटर है, एक्स वाई एंड जेड. तो जेड एक्सिस पे ही उसकी सेंटर है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही है. तो कोई भी पार्टिकल आप ले लो इस बॉडी की, उसकी रोटेशन क्या हो रही है, एक सर्कल वो बना रहा है अबाउट दिस जेड एक्सिस, और उसका जो सेंटर हो रहा है वो जेड एक्सिस पे ही हो रहा है. सो यहाँ पे देखो एक आर्बिट्रली P1 पॉइंट हमने चूज़ किया है जिसकी रेडियस R1 है, और वो C1 सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है. वो C1 सेंटर कहाँ है, जेड एक्सिस पे है, और ये जो सर्कल बना रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस जेड एक्सिस. सिमिलरली P2 भी देख लो, C2 सेंटर है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये, मतलब जो सेंटर है इस सर्कल का जिसकी रेडियस R2 है, और वो जो सर्कल बना रहा है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस के. तो जो भी प्लेन्स है सर्कल्स के, जिस प्लेन पे ये सारे सर्कल्स है वो प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है. सो जो भी प्लेन्स होंगे, आप जो भी आर्बिट्ररी पॉइंट्स ले रहे हो, तो P2 जो पार्टिकल है उसकी एक प्लेन है, जो सर्कल बना रहा है उसकी एक प्लेन है. P1 एक पार्टिकल है, वो जो सर्कल बना रहा है उसकी एक प्लेन है. तो ये दोनों प्लेन्स डिफरेंट है, बट दोनों ही प्लेन परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस के. ये जानने वाली बात है कि प्लेन सारे के डिफरेंट होंगे, ऑब्वियसली अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग प्लेन्स में है, बट वो सारे ही प्लेन्स परपेंडिकुलर है फ्रॉम द जेड एक्सिस जिसके अबाउट ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है. और अगर आप उस एक्सिस पे ही कोई पॉइंट ले लो, लाइक पॉइंट P3, तो उसकी कोई भी मोशन नहीं हो रही, उसकी कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा, दैट इज़ अ स्टेशनरी पॉइंट. और ये इस बात को बताता है कि आपने जो पॉइंट लिया है वो एक्सिस पे ही है, बिकॉज एक्सिस का इन जनरल कोई मोशन नहीं होता, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड. मैंने सबसे पहला ही लाइन यहाँ पे लिखा है, दैट इज फिक्स्ड. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन जब फिक्स्ड है और उस पे पॉइंट ले लोगे तो वो तो ऑब्वियसली स्टेशनरी होगी. तो ये तो बात थी फिक्स्ड एक्सिस के बारे में, जहाँ पे एक्सिस फिक्स थी और रोटेशन हो रही थी रिजिड बॉडी की. अभी गाइज मैं एक ब्रीफ में बताऊंगा कि ऐसे भी मोशन होती है जहाँ पे एक्सिस फिक्स नहीं होता बल्कि एक पॉइंट फिक्स्ड होता है. जैसा आपने स्पिनिंग टॉप देखा होगा, लट्टू जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ ऐसा होता है और नीचे से ऐसा पॉइंटेड होता है, लाइक दिस ऐसा होता है, और वो ऐसा घूमता रहता है, बल्कि ऐसा ये इस एक्सिस के अबाउट भी ऐसा स्पिन करता है, और ये जो एक्सिस है वो भी ऐसा घूमता रहता है. तो ये एक्सिस भी फिक्स नहीं है, इसके अबाउट भी मूव कर रहा है, और ये वाला जो है वो भी ऐसे मूव करता है. और इनफैक्ट ये जो फिक्स पॉइंट मैंने नीचे बताया ओ मान लो, ये पॉइंट भी फिक्स नहीं होता, ये भी मूव करता रहता है. बट यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया कि ओ पॉइंट फिक्स्ड है, कंस्ट्रेन कर दिया मैंने, पॉइंट ओ को फिक्स्ड मान लिया है, मतलब ये प्लेस टू प्लेस स्लिप नहीं कर रहा. सो मैंने ट्रांसलेशन मोशन को अरेस्ट कर दिया है. तो इसको इंग्लिश में एक्चुअली स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको लट्टू बोलते हैं, जो कि हम पहले एक रोप होता है उससे उसको लपेट देते हैं, उसके बाद फिर उसको नचाते हैं, दैट इज़ बेसिकली द हिंदी टर्म. सो उसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं. तो उसकी मैंने ट्रांसलेशन मोशन को अरेस्ट कर दिया, वो स्लिप नहीं हो रहा. तो यहाँ पे भी देखो आप, इसकी एक्सिस फिक्स नहीं है, ये जो एक्सिस है ये बेसिकली पूरा ऐसे मूव करेगी, बट ये जो पॉइंट ओ रहेगा वो फिक्स रहेगा नीचे, और एक कोन टाइप का बनाएगा, ये एक कोन टाइप का ऐसा स्वीप करेगा ये, अगर आप ओ पॉइंट को फिक्स कर दोगे तो इस टाइप की मोशन भी है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई एक्सिस फिक्स नहीं है बल्कि एक पॉइंट फिक्स है, बट यहाँ पे भी रोटेशन हो रही है. तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ रोटेशन है. यहाँ पे था कि फिक्स था, एक्सिस फिक्स था, बट यहाँ पे क्या है, पॉइंट फिक्स है इंस्टेड ऑफ एक्सिस. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रोटेशन, यू मस्ट नो. सो टॉप का जो स्पिनिंग टॉप का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट इज फिक्स्ड विद द ग्राउंड, ऐसा मैंने माना है यहाँ पे. एक दूसरा एग्जांपल इस टाइप का है, टेबल फैन भी जो घर में ऐसा होता है, वो पीछे से ऐसा लगा होता है और यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स होता है, लाइक दिस ऐसा होता है. तो ये भी आप इसको भी इससे मिलता जुलता कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी ये ऑसिलेट करता है बेसिकली. एक इसके अबाउट रोटेशन हो रही है, जो अंदर पंखे हैं उसकी, दैट इज रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, बट ये वाला जो है ये भी ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग, ये भी ऑसिलेट कर रहा है. तो यहाँ पे इसको भी आप नहीं बोल सकते कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है. फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन आप बोल सकते हो, ये पॉइंट फिक्स्ड है, बट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं है, बिकॉज ये जो है ये शाफ्ट वो भी बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अबाउट द वर्टिकल.
दैट्स वाई इन मोर जनरल केस ऑफ रोटेशन आप बोल सकते हो कि ऐसा भी हम पा सकते हैं एग्जाम्पल्स में कि अ पॉइंट बट नॉट अ लाइन इज़ फिक्स्ड, ऐसा भी हम देख सकते हैं, मतलब देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल्स में, तो ऐसे भी केसेस अराइज हो सकते हैं। तो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा केसेस बताए कि ये भी चीज़ दिमाग में रख के चलना कि हमेशा फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की बात होती ज़रूर है, और इस पूरे चैप्टर में हम फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के बारे में ही बात बोलेंगे। बट अगर आप मोर जनरल केसेस ऑफ रोटेशन देखोगे तो वहाँ पे ऐसी भी चीज़ें देखने को मिल सकती है। फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन, एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो, अगर आप ट्रांसलेशन अरेस्ट कर रहे हो तो आप इस केस में भी अरेस्ट कर रहे हो ट्रांसलेशन जहाँ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। सो हम ज़्यादा सिंपलर एंड सिंपलर केसेस इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे थ्रू आउट, जहाँ पे हम एक्सिस को ही फिक्स मानेंगे, ना कि पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है गाइस। सो कंक्लूड करने से पहले, ये जो कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट है, इसको करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रोटेशन और ट्रांसलेशन के बीच का डिफरेंस बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कंसिडर करता हूँ एग्जाम्पल लाइक दिस एंड दिस। ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिए यहाँ पे। सो ये रफ सा मैंने 2 एग्जाम्पल बनाए यहाँ पे। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, जस्ट टू एक्सप्लेन कि प्योर ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के बीच में क्या डिफरेंस होती है। तो ये फर्स्ट केस है, आपको देख के पता चल रहा है, दिस इज द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन, एंड सेकेंड जो केस है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो इसको आप देखोगे कैसे, विजुअलाइज कैसे करोगे, उसको बताने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे ये लिया हूँ। तो जिसके लिए आपको सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मासेस कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट है जो कि ट्रेजेक्ट्री से बिल्कुल अटैच है, दैट इज पॉइंट हो, उसको मैं सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर रहा हूँ दोनों ही केसेस में। इस केस में भी दीज आर बेसिकली व्हाट दी सेंटर ऑफ मासेस, और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी ले लो ऊपर, ऐसा दिस पॉइंट पी। तो जो प्योर ट्रांसलेशन वाला केस है उसमें जब आप वेलोसिटीज देखोगे तो इनिशियली देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है, पॉइंट पी जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसकी भी वेलोसिटी का डायरेक्शन यही है। सेकंड पॉइंट में देखोगे यहाँ पे, मतलब जब वो यहाँ पे पहुँच गया सेंटर पे, तो उसकी वेलोसिटी ये है, इसकी भी वेलोसिटी ये है। थर्ड पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है और इसकी भी वेलोसिटी ये है। ऊपर से जो आप एंगल देखोगे, देखो यहाँ से मैं एक वर्टिकल ऐसे ड्रॉ करता हूँ इन तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन में, और ये हॉरिजॉन्टल है। तो जो ओपी हमारे पास है, ओपी पॉइंट और जो हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है, वो इन तीनों ही पॉइंट पे देखोगे आप, देखो ओपी है और हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया है और ये वर्टिकल है, तो ये भी अल्फा ले लोगे तो ये भी अल्फा ही होगा, ये भी अल्फा ही होगा, मतलब एंगल्स भी सेम है यहाँ पे। किसके बीच के एंगल्स बोल रहा हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास आर्बिट्रेरी पॉइंट पी जो सेम वर्टिकल लाइन पे है जिसपे सेंटर ऑफ मास है उस पे, और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है अल्फा, वो इन तीनों ही केसेस में, इन तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस में सेम है। तो ये इन सब बातों से आप डिपिक्ट कर सकते हो कि दिस इज प्योर ट्रांसलेशन। एक तो क्या कि सेंटर ऑफ मास और आर्बिट्रेरी पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ सेम है। और दूसरा क्या, एंगल्स आप देखोगे ओपी, मतलब सेंटर ऑफ मास और आर्बिट्रेरी पॉइंट के बीच के और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, दैट इज सेम इन तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस पे। बट यहाँ पे सेकंड में आप देखोगे जहाँ पे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, तो वहाँ पे देखो इनिशियली वेलोसिटीज का डायरेक्शन क्या है, ये है ओ का और ये है पी का, नो डाउट दोनों सेम है। बाद में क्या हो गया, ओ का इधर हो गया बट पी का देखो ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है ये, तो यहाँ पे डायरेक्शंस डिफरेंट हो गए। यहाँ पे देखो ओ का इधर है और इसका कहीं और है, ये सीधा ऐसे नीचे मूव कर रहा है। तो ये सब आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ वो सिलेंडर वाले एग्जाम्पल के केस में, बट अगेन मैं एक बार आपको और क्लैरिटी आए इस चीज़ को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा, अगर आप एंगल भी देखोगे तो देखो ओपी जो है वो बेसिकली चेंज हो गया, ऐसा इनिशियली ये बिल्कुल वर्टिकल था और बाद में ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी लोगे यहाँ पे, तो ये एंगल्स क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। यहाँ पे देखो कुछ और एंगल है ओपी का, यहाँ पे कुछ और एंगल है ओपी का, ये कम हो गया, फिर यहाँ पे कुछ और एंगल है ओपी का, तो वो एंगल भी बेसिकली चेंज हो गया, बट यहाँ पे वो तीनों एंगल्स भी सेम ही हो गए थे। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इस लेक्चर को गाइज, तो ये हमने पढ़ा कि द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज़ नॉट पिवोटेड और फिक्स्ड, अगर पिवोटेड नहीं है या फिक्स्ड नहीं है इन सम वे, सो या तो वो प्योर ट्रांसलेशन होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन होगा। ये हमने देखा बहुत ही अच्छे, बहुत ही विस्तार से हमने देखा। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज पिवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज रोटेशन। ये भी हमने देखा, जब एक्सिस को फिक्स कर दिया हमने तो क्या है, वो रोटेशन है, प्योर रोटेशन है। तो एक जनरल मोशन अगर बोलो तो वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो सकता है, या फिर सीधा प्योर ट्रांसलेशन हो सकता है। बट अगर आप अरेस्ट करोगे किसी एक पर्टिकुलर, मतलब पिवोट करोगे, फिक्स करोगे सम वे में, तो वो रोटेशन हो जाएगा। तो ये हमने अच्छे से देखा गाइज इस लेक्चर में। अभी बहुत सारे लेक्चर्स बाकी हैं इस चैप्टर के गाइज। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो एंगुलर मोशंस और लीनियर मोशंस के बीच के एनालॉजी पढ़ेंगे, मतलब क्या दोनों के बीच में समानताएं हैं वो देखेंगे, ताकि एक दूसरे से हम हेल्प ले सकें। हमें लीनियर मोशंस के बारे में अच्छे से पता है, तो उसको रोटेशनल मोशन में कैसे ट्रांसफर करना है, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो देखेंगे। एंगुलर मोशंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे टॉर्क के बारे में, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, फिर एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। उन सबको बहुत ही डिफरेंट केसेस में बहुत ही विस्तार से देखेंगे गाइस। सो मिलते हैं गाइस अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।